हेलो। 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 हेलो स्टूडेंट्स। तो जो पिछली क्लास का डिस्कशन था उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग पिछली क्लास के लास्ट में ये डिफरेंश बेसिकली डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन। अब देखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दो प्रोसेसेस हैं। दोनों मैथमेटिक्स के एक पूरे टॉपिक का पार्ट है, उनको कहते हैं कैलकुलस। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये कैलकुलस का पार्ट होता है। ठीक है, कैलकुलस। और ट्वेल्थ क्लास का जो मैथमेटिक्स है ना, ट्वेल्थ क्लास के मैथमेटिक्स में 40 to 50% टाइम जो है वो कैलकुलस की स्टडी में ही जाता है। ठीक है, तो ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस का 40 to 50% टाइम है ये। बाकी हाँ, तो जितना फिजिक्स में ज़रूरत है हम उतना डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, हमने पिछली क्लास में डिफरेंशिएशन के बेसिक्स डिस्कस किए थे, अब इंटीग्रेशन पे जा रहे हैं। ठीक है, और अभी तो मैथमेटिक्स का डिस्कशन चल रहा है, उसके बाद हम फिजिक्स पे वापस आ जाएंगे। हाँ, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखो, डिफरेंशिएशन के बारे हमने क्या डिस्कस किया था। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि किसी किसी एक पैरामीटर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना या डिवाइड कर देना, उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। इंटीग्रेशन इज जस्ट द ऑपोजिट प्रोसेस। इंटीग्रेशन होता है छोटे छोटे पैरामीटर्स को जोड़ के एक बड़ा पैरामीटर बना देना। ठीक है, इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है एक पैरामीटर को ब्रेक करके छोटे छोटे पैरामीटर बनाना, और बड़े सारे छोटे छोटे पैरामीटर्स को ऐड करके अगर एक बड़ा पैरामीटर बना दे उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। तो अब इंटीग्रेशन की डिटेल्स में जाते हैं। देखो, जैसे डिफरेंशिएशन का सिंबल डिफरेंशिएशन का सिंबल डी बाई डी एक्स होता है ना। ठीक है, डी बाई डी एक्स का मतलब ये नीचे जो एक्स आ रहा है इसका मतलब है एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है ये ऐसे लिखते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये। इंटीग्रेशन जो है ना, लगभग सिग्मा के जैसा ही होता है, क्योंकि सिग्मा में भी तो हम कुछ पैरामीटर्स को ऐड ही करते हैं ना। सिग्मा में आपको पता है मैथमेटिक्स में जब हम सिग्मा लगाते हैं यानी काफी सारी टर्म्स ऐड कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में भी काफी सारी टर्म्स ऐड हो रही होती हैं, तो इंटीग्रेशन एक तरीके का सिग्मा ही है। ठीक है। हाँ, अब इंटीग्रेशन में जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, वैसे ही इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले हैं। तो पहले चलो एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स था। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर ये सिंबल लिखे ना, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, अब इसका क्या मतलब है? इंटीग्रेशन वाई डी एक्स का मतलब है कि वाई को इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, या वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स है। ठीक है, जैसे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स में वाई को एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, इस नीचे वाले में वाई को एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसे कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स है, ये भी कह सकते हैं। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर एक्स है। ठीक है, चलो अब जिस तरीके से डिफरेंशिएशन के मल्टीपल फार्मूले हैं वैसे ही इंटीग्रेशन के मल्टीपल फार्मूले हैं। फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन यानी एक्स की पावर एन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर एक्स है। डी एक्स ये बता रहा है कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ एक्स है। इसका फार्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये इसका फार्मूला है। ठीक है,
इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इज एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये सी क्या होता है? सी इज ए कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी इज ए कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों होता है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? सारी चीजें बहुत डिटेल में है मैथमेटिक्स में, टाइम टू टाइम आपके सामने आएंगी। अभी जितना फिजिक्स में जरूरत है ना, हम उन्हीं चीजों पे फोकस कर रहे हैं। देख, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इंटीग्रेशन जो है ना, डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट प्रोसेस है। क्योंकि देखो, डिफरेंशिएशन में हमने क्या बोला? डिफरेंशिएशन का मतलब है एक पैरामीटर को ब्रेक करके छोटे छोटे पैरामीटर्स ऑब्टेन करना। इंटीग्रेशन का मतलब है छोटे छोटे पैरामीटर्स को ऐड करके एक बड़ा पैरामीटर बनाना। ठीक है। तो इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन के ऑपोजिट है ना, कहने का ये मतलब है। तो मैथमेटिक इंटीग्रेशन मैथमेटिकली भी डिफरेंशिएशन के ऑपोजिट है, ये भी तो हमें दिखना चाहिए। अगर हम x की पावर n को इंटीग्रेट करके ये एक्सप्रेशन लाए, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करके x की पावर n वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वो करके देखेंगे। अभी मैं लिख रहा हूं, नोट, इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके अगर ये आया, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करके ये आ जाना चाहिए। लेट अस चेक इट। डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी इक्वल टू, ये आ जाएगा वन बाय एन प्लस वन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन। क्योंकि एन प्लस वन तो कांस्टेंट है ना, एन इज ए कांस्टेंट, एन कोई नंबर होगा। ठीक है, या एन प्लस वन भी एक कांस्टेंट ही है। एन यहाँ पे एक नंबर है, मतलब डेसिमल में भी हो सकता है ये। ठीक है। हाँ, तो एन प्लस वन एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ गया, तो वन अपॉन एन प्लस वन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। ठीक है। अब ये तो हमने डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया ही था। ये आएगा एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, क्योंकि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन होता है ना। तो एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन माइनस वन, ये देखो एन प्लस वन से एन प्लस वन कट गया, ये तो एक्स की पावर एन वापस आ गया। यानी कि इंटीग्रेशन रियलिटी में डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट प्रोसेस है। एक्स की पावर एन को इंटीग्रेट करके अगर ये एक्सप्रेशन आता है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करके एक्स की पावर एन आ जाएगा। ठीक है। और ये कांस्टेंट क्यों आ रहा है? ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव तो वैसे भी जीरो हो जाता है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डेरिवेटिव तो वैसे ही जीरो हो गया। कुल मिला के इस एक्सप्रेशन को इन डिफरेंशिएट करके एक्स की पावर एन वापस आ जाएगा, क्योंकि सी एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा जब डिफरेंशिएट करेंगे। इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की टर्म आती है। ठीक है। मेरी बात अगर नहीं भी समझ में आई कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आता है, तो याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये चीज़ें मैथमेटिक्स में फ्यूचर में डिटेल में आनी है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, कैसे निकालते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सब मैथमेटिक्स में आता रहेगा। अभी जितना फिजिक्स में बताया जा रहा है उतना ही ध्यान रख लो, काम चल जाएगा, फिजिक्स का काम चल जाएगा। बाकी ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स में जाके ये सारी चीज़ें, कौन सा फार्मूला कैसे आ गया, क्या प्रूफ है, सब ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स में आता है। ठीक है। तो चलो, ये तो इस केस में मैंने करके दिखा दिया कि इसको इंटीग्रेट करके ये आया, तो इसको डिफरेंशिएट करके वापस आ गया। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये तो फर्स्ट फार्मूला था ना, इसको रब कर रहा हूँ। हाँ, सेकंड, इंटीग्रेशन के एक्स की पावर एन डी एक्स। के इज ए कांस्टेंट। देखो, जो कांस्टेंट टर्म होती है ना मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट टर्म होती है, वो डिफरेंशिएशन से भी बाहर आ जाती है, इंटीग्रेशन से भी बाहर आ जाती है। तो
ये बन जाता है के इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, के एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन ये बन गया ना, जैसे ऊपर था वही लिख दिया उठा के। ठीक है। हाँ, एक और फार्मूला, ये हमने एक्स की पावर एन का डिस्कशन किया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स, के इज ए कांस्टेंट, के इंटीग्रेशन डी एक्स। तो इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, वन इंटू डी एक्स, डी एक्स को वन इंटू डी एक्स लिख दिया ना, और वन जो है वो एक्स की पावर ज़ीरो होगा, वन विल बी एक्स की पावर ज़ीरो। तो अब ये एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये आ गया के एक्स। ठीक है, यानी कि हम ये देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स सॉल्व करके एक्स के बराबर आ गया, इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ एक्स है क्या, एक्स वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स के बराबर क्यों है? लॉजिक बहुत सिंपल है, डी एक्स जो है ना वो बेसिकली एक्स का ही एक छोटा सा पोर्शन होगा, डी एक्स एक्स का ही एक छोटा सा पोर्शन होगा। तो मतलब अगर हमने x को, एक पैरामीटर है x, उसको डिवाइड करके छोटे छोटे पैरामीटर्स बना दिए, सारे dx 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 बना दिए, ठीक है, फिर सारे dx को ऐड करेंगे तो वापस x आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx x के बराबर होता है, क्योंकि अगर हमने x को डिफरेंशिएट कर दिया, x को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, वो सारे dx हो गए छोटे छोटे। ठीक है, फिर वो सारे छोटे छोटे dx को ऐड कर देंगे तो वापस x आ जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx बिकम्स इक्वल टू x। हाँ, इसके अलावा वो थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक एक दो फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इसमें के एक्स प्लस सी होगा, वो मेरे से मिस हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो होगा इसमें। ठीक है, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, देखो मैंने बताया था वो इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमें पता है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है डिफरेंशिएशन से, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होना चाहिए, ये हो जाता है माइनस कॉस एक्स प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं। और अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये वापस आ जाएगा, क्योंकि अगर इसको डिफरेंशिएट करें सी का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, अब एक और एक्स्ट्रा माइनस लगा हुआ है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, माइनस माइनस प्लस बन के साइन एक्स वापस आ जाएगा। ठीक है, हाँ, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ये डी एक्स ये बताता है, ये डी एक्स ये बताता है कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ एक्स है, एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है। और फिर मान लो अब एक्स का कुछ कॉफिशिएंट है, के इज ए कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट, एक्स की जगह के एक्स है, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में एक चेन रूल होता है ना, कि अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन के एक्स का डेरिवेटिव कॉस के एक्स, और एक्स का जो कॉफिशिएंट के है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है ना के, वो डिवीजन में आ जाता है, डिवाइड कर देते हैं उससे, मतलब इट बिकम्स माइनस कॉस के एक्स अपॉन के, एक्स का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। आप खुद करके देखना, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें ना, मतलब इसको इंटीग्रेट करके ये आया, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करो, साइन के एक्स वापस आ जाता है, तभी तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑपोजिट प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर हैं। सिक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके कॉस एक्स आता है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके कॉस एक्स आता है, तो कॉस एक्स को इंटीग्रेट करके साइन एक्स आएगा, बस प्लस सी जरूर लिखना है, इंटीग्रेशन कॉस के एक्स डी एक्स, साइन एक्स को डेरिवेटिव करके कॉस एक्स आया, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करके साइन एक्स आएगा, और एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ के है, साइन के एक्स रखना है। ठीक है, और क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, एक्स का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड किया, प्लस सी आ गया। ठीक है, अब देखो
अभी तो मैंने इंटीग्रेशन के ऐसे 3-4 फार्मूले लिख दिए हैं। इंटीग्रेशन के ढेरों फार्मूले होते हैं जो कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आगे जाके। फिजिक्स में मोस्टली इतने फार्मूले ही लगा के अपना काम हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, इंटीग्रेशन दो तरीके की होती है। इंटीग्रेशन दो तरीके की होती है, एक होती है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन। नोट, इंटीग्रेशन is of two types. Integration here was indefinite integration. Indefinite integration, ये जो इंटीग्रेशन के फार्मूले हमने लिखे हैं ये थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मैं अभी बताता हूँ क्या है। was indefinite integration. Another integration is definite integration, in which we put limits. इन विच वी पुट लिमिट्स। लिमिट क्या होता है? इंटीग्रेशन के ना एक नीचे वाली लिमिट लगते हैं, एक ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं। ऐसे ही हर इंटीग्रेशन में एक नीचे वाली लिमिट एक ऊपर वाली लिमिट पुट करें तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है। अगर कोई लिमिट नहीं डाली है इंटीग्रेशन में तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। डिस्कस कर रहे हैं अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ, ये मैं नीचे लिख देता हूँ, या चलो इधर डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे लेटस से एक्स की पावर एन डी एक्स है और इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन की लिमिट्स डालते हैं। देखो, एक नीचे लिखा x इक्वल टू ए, ऊपर लिखा x इक्वल टू बी। ये जो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी है ना, इन्हें कहा जाता है इंटीग्रेशन की लिमिट्स। x इक्वल टू ए लोअर लिमिट है, x इक्वल टू बी अपर लिमिट है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं देखो। इट विल बिकम x की पावर n प्लस वन प्लस एन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो अब ना इसकी लिमिट डालेंगे। लिमिट डालने का क्या मतलब होता है कि एक बार x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, मतलब एक बार x की जगह b पुट करेंगे, पूरा एक्सप्रेशन लिख लेंगे x की वैल्यू b पुट करके। और एक बार x की वैल्यू लोअर लिमिट पुट करेंगे, a पुट करेंगे और माइनस कर देंगे। ये देख लो कैसे। b की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी माइनस a की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इट बिकम्स b की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस a की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, ये बन गया। तो जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं ना, तो हमें एक्चुअली कांस्टेंट c को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि एक बार x की वैल्यू अपर लिमिट डालेंगे माइनस एक बार x की वैल्यू लोअर लिमिट डालेंगे, c से तो c वैसे भी कटना ही है। तो c से c कट जाता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें ये c लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं। x की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इसकी लिमिट a टू b। डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते भी तब भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैंसिल हो ही जाता। ठीक है, तो दिस इज सिंपली द प्रोसीजर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू 3x² माइनस एक्स प्लस टू प्लस साइन एक्स प्लस कॉस 3x, फाइंड
इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू पाई बाय 2 डी एक्स। ठीक है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। नोट कर लो इसे, अभी शुरू करते हैं। हाँ, देखो, हमने ये सॉल्व करना है ना। इंटीग्रेशन 3x² - x + 2 + sin x + cos 3x dx। इंटीग्रेशन सिंपली एक ऑपरेटर है। इंटीग्रेशन एक ऑपरेटर है जो ब्रैकेट के अंदर सारी टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है, सारी टर्म्स पे अप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन भी वैसे ही एक ऑपरेटर है। एक्स की लिमिट 0 से x इक्वल टू पाई बाय 2, तो इट विल बिकम 3 इंटीग्रेशन x² dx 0 to पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन x dx 0 से पाई बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन cos 3x dx 0 से पाई बाय 2। ठीक है, ये जैसे यहाँ लिखा x=0 to x=पाई बाय 2, सिंपली इसको 0 to पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो 3 × x³ बाय 3, इसकी लिमिट 0 से पाई बाय 2 माइनस x² बाय 2 0 से पाई बाय 2 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 से पाई बाय 2, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, मगर एक्स का कॉफिशेंट है यहाँ 3, उससे डिवाइड करेंगे 0 से पाई बाय 2। ठीक है, तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, एक्स की वैल्यू एक बार अपर लिमिट डाल के माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो इट बिकम्स, ये 3 से 3 डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। पाई बाय 2 का क्यूब -0 माइनस 1/2 पाई बाय 2 का स्क्वायर -0। एक्स की वैल्यू एक बार अपर लिमिट डाली माइनस लोअर लिमिट। ये माइनस साइन बाहर ही ले लेता हूँ, कॉस पाई बाय 2 माइनस cos 0। ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर ही ले लिया है। ठीक है, प्लस 1/3 साइन 3 पाई बाय 2 माइनस साइन 0। बस ये आ गया, टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे, आगे पीछे लिख देंगे, कॉमन वगैरह ले लेंगे। ठीक है, बस यही फाइनल आंसर है। हाँ, नोट कर लो, मैं बस 1 मिनट में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, आगे चलते हैं। अब हम फिजिक्स पे वापस आ रहे हैं, तो ये हम समझ लेते हैं, कुछ ब्रेक लेके हम
मैथमेटिक्स के डिस्कशन में चले गए थे, अब ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिस्कस की है ना, इसको एक्चुअली फिजिक्स के सिचुएशंस में अप्लाई करना है ना। तो अब हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और ये हमने डिस्कस किया था। v को अगर डी एस बाई डी टी लिख दें, v को डी एस बाई डी टी लिख दिया तो ये डी टू एस बाई डी टी टू। ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन का ना एक और रिजल्ट भी होता है, मतलब एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला होता है, एनदर एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ये डीवी बाई डी टी लिखते हैं, इसमें एक छोटी सी टेक्निक लगा देते हैं, इसको डीएस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, डीवी बाई डी टी इंटू डी एस अपॉन डी एस। ये एक वैलिड प्रोसीजर है मैथमेटिक्स का, ये एक वैलिड प्रोसीजर है। डीएस से ऐसे या किसी भी डीएस से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, डीए या डीटी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। इट इज़ ए वैलिड ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। अब देखो, ये ना डी एस बाई डी टी ये अलग लिख देते हैं हम, डी एस बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी एस। डी एस बाई डी टी तो वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, डी एस बाई डी टी बिकम्स वेलोसिटी। तो बेसिकली एक्सेलरेशन बन गया वी डी वी बाई डी एस। एक्सेलरेशन की एक फॉर्म ये भी है, वी डी वी बाई डी एस, और ये यूज होती है ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, कई जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब हम जाते हैं जरा इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, वो जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है ना, उनका डिस्कशन कर रहा है। ये इसको मैं रब कर रहा हूँ, या चलो अभी मैं नीचे लिख देता हूँ, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस। ये तीनों इक्वेशंस आपको पता हैं। ठीक है, तो दीज आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, ध्यान रखने वाला एक स्पेशल पॉइंट है, ये जो तीन इक्वेशंस है ना, ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। ये कुछ स्पेशल सिचुएशन में ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई बताओ कि ये तीन इक्वेशंस किस केस में एप्लीकेबल होती हैं और किस केस में नहीं एप्लीकेबल होती हैं। जनरली इसका जवाब बच्चे दे देते हैं, आसान क्वेश्चन पूछा है मैंने। दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ओनली। दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो चलो, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तो तब लगती हैं जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। अब किसी केस में अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, तो मतलब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन अगर टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं लगेंगी। फिर क्या लगेगा? फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगता है, ऐसे ही उसको डिस्कस नहीं कर रहे थे। मूविंग ऑब्जेक्ट अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से करते हैं। नोट, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिएबल एक्सेलरेशन वी यूज कैलकुलस। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वी यूज कैलकुलस टू
सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, वी यूज कैलकुलस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हाँ, तो अब आगे बढ़ने में सबसे पहला प्रोसेस ये है, सबसे पहला स्टेप ये है कि ये जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी है ना, इनकी जरा डेरिवेशन कर ले। इनके प्रूफ एक्चुअली कैलकुलस से ही किए जाते हैं, कैलकुलस से ही इनको डिराइव करते हैं। तो कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से इनको डिराइव कर रहे हैं, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव करे, उस सिचुएशन को कैसे स्टडी करना है उसकी तरफ चले जाएंगे। हाँ, टू प्रूव इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो, पहली बात, इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए हम शुरू कैसे करते हैं, वो जो मैंने अभी पिछले बोर्ड पे, पिछली बार अभी जस्ट बोर्ड पे जो फंडामेंटल इक्वेशंस लिखी थी ना, उनका इस्तेमाल होता है। मैं लिख रहा हूं जरा। बेसिक रिलेशंस टू बी यूज्ड। बेसिक रिलेशंस टू बी यूज्ड, एक तो ये था v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, इसको इक्वेशन वन लिख देते हैं। a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और इसके अलावा एक ये भी लिखा था v डी वी बाई डी एस। ये तीन इक्वेशंस हैं, ये तीन बेसिक रिलेशंस हैं जिनका इस्तेमाल करके इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हमने डिराइव करना है यूजिंग दीज रिलेशंस। अब देखो, कुछ बच्चों का ना थोड़ा सा रटने की टेंडेंसी होती है, रटने की टेंडेंसी के ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी में इन तीन में से ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, फिर ऐसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, कर लेते हैं। अरे रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझ के चलना है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई ज्योग्राफी या हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि बस रटने का ही काम है, ऐसा नहीं है, समझ के चलना है। देखो, डेरिवेशन कैसे करनी है, आप ये देखो, जो इक्वेशन हमने डिराइव करनी है उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। जो इक्वेशन हमने डिराइव करनी है उसमें वेलोसिटी की टर्म्स है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी की टर्म्स है, एक्सेलरेशन और टाइम की टर्म है। ठीक है, तो जो इक्वेशन डिराइव करनी है उसमें वेलोसिटी की टर्म है, एक्सेलरेशन की टर्म है और टाइम की टर्म है। तो हम यहाँ से वही इक्वेशन पिक करेंगे जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम की टर्म्स हो। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन है उसमें तो वेलोसिटी है, टाइम है, मगर डिस्प्लेसमेंट है। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम है, और हमें जो चाहिए वो भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम है। तो ये सेकंड इक्वेशन से डिराइव हो जाएगा ये। हम इसको लिखते हैं dv बाई डी टी इक्वल टू ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे आएगा। देखो, यहाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर लगता है। ये जो इक्वेशन होती है ना, इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिख रही है इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिसमें डिफरेंशिएशन की टर्म्स हों। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन की टर्म्स दिखाई दें उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशिएशन की टर्म्स हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, एक टाइप के वेरिएबल एक साइड ले जाते हैं, दूसरे टाइप के वेरिएबल दूसरी साइड ले जाते हैं और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो, यहाँ पे टाइम की टर्म उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा डी वी इक्वल टू ए डी टी। ठीक है, नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ये प्रोसीजर है, मतलब आप कहो ये डी टी वहाँ कैसे चला गया, इस प्रोसीजर को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इस प्रोसीजर को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स बोलते हैं। एक टाइप के वेरिएबल एक साइड ले गए, दूसरे टाइप के वेरिएबल दूसरी साइड। इंटीग्रेशन से सॉल्व करने का ये तरीका है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। हाँ, तो नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स।
ये आएगा इंटीग्रेशन डीवी और ए इंटीग्रेशन डीटी। ए तो कांस्टेंट है ना, ए कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया। ठीक है, एक मिनट जरा। हाँ ठीक है, तो ए को हम कांस्टेंट था इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अब देखो, इस इंटीग्रेशन में लिमिट्स डलेंगी, क्योंकि हमें ना लिमिट्स का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट बताती है कि हमारी ऑब्जर्वेशन शुरू कब हुई, और इंटीग्रेशन की अपर लिमिट बताती है कि हमने कहाँ तक ऑब्जर्वेशन ली। यहाँ पे टाइम की लिमिट डलेगी जीरो से टी। ये जीरो से टी क्यों डल गई, हमने ऑब्जर्वेशन शुरू की टाइम जीरो पे और ऑब्जर्व किया टाइम टी तक, ठीक है। और फिर जब टाइम जीरो था तो स्पीड की वैल्यू यू थी, और जब टाइम टी हो गया स्पीड की वैल्यू हो गई वी। कहने का ये मतलब है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना, इंटीग्रेशन में दोनों तरफ की लोअर लिमिट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर होती हैं, अपर लिमिट्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर होती हैं। तो जब टाइम की वैल्यू जीरो थी इनिशियल स्पीड यू थी, जब टाइम बढ़ के टी हो गया तो फाइनल स्पीड वी। ठीक है, इंटीग्रेशन डी वी तो वी होगा, जो हमने अभी डिस्कस भी किया था ना, इंटीग्रेशन डी एक्स इज एक्स। क्योंकि dx क्या है, x को ही छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दे तो dx बन जाता है, तो dx को वापस इंटीग्रेट करके x आ जाएगा। ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था। मतलब इसको ऐसे लिख दिया ना, इंटीग्रेशन x की पावर जीरो dx। ठीक है, वन को x की पावर जीरो लिख दिया, तो इट बिकम्स x की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन। इस तरीके से ये x के इक्वल आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये तो v हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv बिकम्स v, जिसकी लिमिट u से v होंगी। इसकी लिमिट्स u टू v। और उसी तरीके से इंटीग्रेशन dt हो गया t, इसकी लिमिट जीरो से t। तो एक बार v की जगह अपर लिमिट डाली, माइनस v की जगह लोअर लिमिट डाल दी, v माइनस यू बन गया। a, एक बार टाइम की जगह अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, ये आ गया v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट कर लो। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब इसमें देखते हैं, हमने इसमें इसमें क्या क्या है देखो, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, टाइम और एक्सेलरेशन, चार टर्म्स हैं इसमें। डिस्प्लेसमेंट की टर्म है, वेलोसिटी है, टाइम और एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे देखें तो ये चारों की चारों किसी में भी नहीं है, इन तीनों में से कोई भी नहीं है जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम चारों हो। तो फिर पता है क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इधर से ही मैन्युपुलेट करके रिजल्ट पे पहुंचना पड़ता है। ऐसे केस में ना, ऐसे केस में हम लोग अगर v इक्वल टू डी एस बाई डी टी से चलें, हाँ, डी एस बाई डी टी इक्वल टू वी ले लें, और फिर v को लिख दें u प्लस ए टी, अब हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। डी एस बाई डी टी इक्वल टू वी लिखा, और फिर v को u प्लस ए टी लिख दिया। अब देखो इसमें क्या क्या है, वेलोसिटी की टर्म है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u की टर्म है, एक्सेलरेशन है, टाइम है और डिस्प्लेसमेंट भी है। और हमें जो चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके ये डिराइव हो जाएगा। ठीक है,
तो अब ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, मतलब एक टाइप के वेरिएबल एक साइड ले जाते हैं, दूसरे टाइप के वेरिएबल दूसरी साइड ले जाते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। ये टाइम की टर्म जो है ना dt, dt दूसरी साइड ले जाते हैं, तो फिर इट बिकम्स ds इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी। तो जब हम इस तरीके से कर चुके हैं, एक तरफ ds है दूसरी तरफ t और dt है, अब ये इंटीग्रेट हो जाता है। मतलब देखो, इंटीग्रेशन करने के लिए एक टाइप की टर्म्स एक तरफ जाती हैं इक्वेशन के, दूसरी टाइप की टर्म दूसरी साइड आ जाती हैं। कांस्टेंट कहीं भी रह सकता है, कांस्टेंट ए है वो कहीं भी रह सकता है, ठीक है। हाँ, तो इफ वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स, या मैं लिख देता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस ए टी डी टी। टाइम की लिमिट जीरो से t, डिस्टेंस की लिमिट जीरो से s। ये लिमिट इक्वेशन के दोनों तरफ लोअर लिमिट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर होती हैं और अपर लिमिट्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर होती हैं। देखो, टाइम जो है वो जीरो से शुरू करके टी तक गया, डिस्टेंस कवर्ड जीरो से शुरू करके एस तक गया। जब टाइम जीरो था तो डिस्टेंस कवर्ड जीरो था, जीरो टाइम पे जीरो डिस्टेंस कवर हुआ। जब टाइम बढ़ के टी हो गया तो डिस्टेंस भी जीरो से बढ़ के एस हो गया, ठीक है। हाँ, तो ds का इंटीग्रेशन s, इसकी लिमिट जीरो से s, और ये u इंटीग्रेशन डी टी प्लस ए इंटीग्रेशन टी डी टी। टाइम की लिमिट जीरो से टी। और आप अगर ध्यान दो ना, ये तीनों जो इक्वेशन हम डिराइव करते हैं इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेके करते हैं। ये देखो, एक्सेलरेशन हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। पिछली डेरिवेशन में भी ऐसे ही था। पिछली डेरिवेशन में ए इक्वल टू डी वी बाई डी एस डी टी था, तो डी वी इक्वल टू ए डी टी। इसको जब इंटीग्रेट किया ना, जीरो से टी यू से वी, पिछला डेरिवेशन, उसमें ए को हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया था। ए अगर इंटीग्रेशन से बाहर निकाल रहे हैं यानी ए कांस्टेंट मान के हम इंटीग्रेशन करे जा रहे हैं। तो ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एप्लीकेबल होती हैं, क्योंकि इनकी डेरिवेशन में ही एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना गया है, ठीक है। हाँ, तो ये s माइनस जीरो डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, t डी टी का इंटीग्रेशन t की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इसकी लिमिट जीरो से t। इट बिकम्स s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। टी की एक बार अपर लिमिट t डाली, एक बार जीरो डाली, तो ये ए टी स्क्वायर बाई टू हो गया, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें भी ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के डिराइव किया गया है। इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाएंगे। हाँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर प्रेजेंट हैं। इस इक्वेशन में देखो, वेलोसिटी की टर्म्स हैं, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की टर्म है, ठीक है। इस इक्वेशन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है। इसमें देखते हैं कौन सी इक्वेशन है जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ही हो सिर्फ, वो है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में देखो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की टर्म है, तो पक्की बात है इस थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करके इसको डिराइव किया जा सकता है। हाँ, तो v डी वी बाई डी एस इक्वल टू ए, v डी वी बाई डी एस इक्वल टू ए। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मतलब ds को दूसरी साइड ले जाएंगे, v dv को इसी साइड रख लेते हैं, ठीक है। नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
इंटीग्रेशन वी डी वी इक्वल टू ए इंटीग्रेशन डी एस। अगेन हमने ए इंटीग्रेशन से बाहर लिया है क्योंकि ए को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट करना है। हाँ, तो डिस्टेंस कवर्ड जीरो से एस, वेलोसिटी गई होगी यू से भी। कहने का क्या मतलब है, जब ऑब्जेक्ट का मोशन शुरू हुआ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कवर्ड जीरो था तो इनिशियल स्पीड ऑब्जेक्ट की यू थी। जब ऑब्जेक्ट एस डिस्टेंस कवर कर चुका है वहां ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई है वी। ठीक है, तो वेलोसिटी की लिमिट यू से वी, डिस्टेंस जीरो से एस। अब तो आपको पता ही है ये वी डी वी का इंटीग्रेशन, वी की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, इसकी लिमिट यू टू वी ए। डी एस का इंटीग्रेशन एस, इसकी लिमिट जीरो टू एस। ठीक है, इसकी लिमिट जीरो टू एस। तो ये आ जाए, ये वी स्क्वायर बाय टू बन जाएगा ना, तो वी स्क्वायर बाय टू माइनस यू स्क्वायर बाय टू इक्वल टू ए एस। इट विल बिकम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करते टाइम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना गया है। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो फिर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होती हैं। ठीक है, अ, इसके बाद इस पे मैं कुछ एक इलस्ट्रेशन करवा दूंगा इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, और उसके बाद फिर वो डिस्कस करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तब तो इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल ही नहीं है ना। वेरिएबल एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस केस में उसके मोशन को कैसे स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली, और इस पे जो क्वेश्चन लेना है इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए वो मैं अगली वीडियो में बना लूंगा। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।